जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका साथी मिस्टर कुमार एक बार फिर से एक नई सीरीज के साथ में एमसीक्यू पॉलिटी विद प्रैक्टिस के साथ और इन सब के अलावा एमसीक्यू के साथ में रिवीजन यूट्यूब पर पहली बार मैं लेकर के आ रहा हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ में कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको समय रहते हुए मिलती रहे। ठीक, तो अगर हम देखें ये सीरीज न केवल पॉलिटी बल्कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पर भी देखने के लिए मिलेगी, जो खास तौर पर बड़ी ही उपयोगी साबित है आपकी परीक्षाओं के लिए। ये आप देखोगे यूपीएससी और पीसीएस, चाहे उसमें बिहार पीसीएस हो, राजस्थान हो, यूपी पीसीएस हो, जो भी स्टेट के पीसीएस हिंदी भाषी है, जो भी मेरी भाषाओं को समझ सकते हैं, ध्वनि को सुन सकते हैं, उन सब के लिए। और इन सब के अलावा आरओ, एआरओ और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है जहां पर आपसे जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए निश्चित ही बड़ी उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समय ना गवाते हुए अभ्यास प्रश्न, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं। मैंने ये पीवाईक्यू लिए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा और यूपीएससी के द्वारा करवाए गए एग्जामों में आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बता दूं, इसमें अदर पीसीएस के हमने क्वेश्चन को भी लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। क्वेश्चन पहला है कि देशी रियायतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। सर यहां पर देखिएगा, जैसे ही ये शब्द आया देशी रियासतों का एकीकरण, तो आपके मन मस्तिष्क में एक चीज जरूर आनी चाहिए अगर आपने रिवीजन किया है तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए कि सर देशी रियासतें, व्हाट इज दिस, देशी रियासतें। तो ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर कि देशी रियासतों का मतलब यह है कि जब भारत देश वर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंस भारत हुआ था, तो उस समय भारत में 552 थी कितनी, हाँ 563 देशी रियासतें हुआ करती थी और इन देशी रियासतों का ही एकीकरण करना था। परंतु महोदय समस्या यह थी कि इनका कैसे किया जाए। लगभग सारी देशी रियासतों का एकीकरण कर लिया गया, परंतु आप देखोगे 3 देशी रियासतें उस समय रह थी। एक तो रह गई थी आपकी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, एक रह देखी गुजरात में, आप देखोगे गुजरात में थी जूनागढ़। कौन सी थी सर, जूनागढ़। और एक थी आपकी हैदराबाद। ये तीनों देशी रियासतें रह गई। आप देखोगे जो जूनागढ़ थी, यहां का जो राजा था वह नवाब हुआ करता था, वह मुस्लिम था, परंतु यहां की जनसंख्या हिंदू थी। वो चाहती थी कि भारत में शामिल हो। जैसे ही वहां पर विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, तो वो भाग गया सीधा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में हरि सिंह थे, ये एक मुस्लिम बहुल प्रांत था। वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, ना ही तो पाकिस्तान ना ही भारत, दोनों में से किसी को नहीं चुने। उनका उद्देश्य केवल यह था कि हम केवल और केवल स्वतंत्र रहें। परंतु जैसे ही भारत देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में, तो वर्ष 1947 के ही पश्चात 1947 में ही आप देखोगे कबायली हमले पाकिस्तान की तरफ से होने शुरू हो गए। उस समय राजा हरि सिंह को लगने लगा कि नहीं महोदय, इसको अगर सही करना है तो भारत के साथ विलय पत्र पर जाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने भारत में विलय पत्र को अपनाया और इसीलिए भारत में उन्होंने विलय पत्र को अपनाया। इन सब के अलावा हैदराबाद साउथ इंडिया में पड़ता है सर। कहां पड़ता है, मैं आपको यहां पर हैदराबाद, ये यहां पर पड़ता है सर साउथ इंडिया में। आज के तेलंगाना, कल का आंध्र प्रदेश था। 2014 के पश्चात आप देखोगे तेलंगाना भारत का एक 28वां राज्य बना था। खैर, इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और नहीं तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। लेकिन अब ये बड़ी विडंबना थी भारत के सामने कि एक छोटा सा राज्य, एक छोटी सी रियासत जो स्वतंत्र रहना चाहती है और भारत के समक्ष एक चुनौती खड़ी करनी चाहती है, और भविष्य में इसी को ध्यान में रखते हुए
आप देखोगे ऑपरेशन अपोलो चलाया गया, भारतीय सेना वहां पर घुसी और राजा को, वहां के किंग को मनाया गया, उनसे हस्ताक्षर करवाए गए जिसमें पटेल जी शामिल थे। उन्होंने कहा या तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए। एक नीति इन्होंने चढ़ाई थी, छड़ी की नीति, मतलब कि मैं छड़ी लेकर के जाऊंगा और यदि 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर इस देशी रियासत के राजा ने, रजवाड़े ने अगर सिग्नेचर नहीं किए, भारत में विलय पत्र देने से इनकार कर दिया, तो भारतीय सेना उसके अंदर घुस जाएगी और फिर आक्रमण होगा, युद्ध होगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स आप देखोगे युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ और देशी रियासत हैदराबाद को भी भारत का विलय पत्र बना लिया गया, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और उसके साथ साथ मुस्लिम ही यहाँ के राजा हुआ करते थे। इन ओवरऑल चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ष देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल जी के माध्यम से और इन सब के अलावा अन्य 2 व्यक्ति जिसको खास तौर पर आप देखोगे बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में आप देखोगे एक समिति का गठन किया गया और यह समिति खास तौर पर आप देखोगे देशी रियासतों का विलय पत्र करवाने के लिए लाई गई थी। इट्स क्लियर या नो? क्या लाई गई थी? देशी रियासतों के विलय पत्र को करवाने के लिए लाई गई थी। यहां तक चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इस समिति में 3 ही व्यक्ति शामिल थे, सरदार पटेल थे और पीवी मेनन थे और लॉर्ड माउंटबेटन थे। हालांकि भारत में इस अध्ययन को लेकर के कहा गया क्या भारत को भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है। पहला राज्य कौन सा था सर? आप देखोगे आंध्र प्रदेश था। वर्ष 1953 में पहला राज्य बना, परंतु कई ऐसे आप देखोगे कमेटी बनाई गई। वर्ष 1948 में कमेटी बनी, इन सब के अलावा वर्ष 1953 में, और ये वर्ष 1954 में जाकर के कमेटी बनाई गई और इसने देशी रियासतों को कहा कि नहीं सर, प्रशासनिक आधार पर आप क्या करेंगे, भारत में राज्यों का वे निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा आप भाषा के आधार पर नहीं कर सकते। जहां पर 19,500 भाषाएं बोली जाती हों और जहां पर इतनी विविधता हो, विविधता में एकता का उदाहरण हो, तो वहां पर आप ये नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। इट्स क्लियर है नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। ये पूछ रहे हैं सर कि भारत में जब शामिल हुए तो उनके बारे में आपको बताना है, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। मैंने अभी बताया आपको कि सर भारत में 563 देशी रियासतें, अब इनका विलय पत्र कैसे किया जाए, उसके लिए एक समिति बनाई गई और समिति में पीवी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन और उसके साथ साथ सरदार पटेल जी शामिल थे। इसी में 3 देशी रियासतें थी, सारी की सारी विलय हो गई, परंतु 3 रह गई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन जूनागढ़ एक बहुल हिंदू प्रांत था जो खास तौर पर गुजरात में पड़ता। वहां पर विलय पत्र की बात की गई। ये सारी देशी रियासतों को कोई सहमति नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि सब पर विलय पत्र किया गया और उन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। और इसीलिए जूनागढ़ का नवाब भाग गया पाकिस्तान और वहां की जनता विलय पत्र कर लिया। हैदराबाद अभी मैंने बताया आपको ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो। जम्मू कश्मीर हरि सिंह का इतिहास मैंने बताया। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या हुआ था सर, जनमत संग्रह हुआ था, फिर पुलिस कार्रवाई हुई थी, फिर विलय पत्र हो गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो हैदराबाद था वो आप देखोगे दूसरे नंबर पर आएगा तो पुलिस कार्रवाई होगी। देखो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। आंसर ऐसे आप निकाल सकते हैं। इट्स क्लियर या नो? ठीक है, ये आंसर निकालने का एक तरीका होता है सर। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता होता है, कुछ ही पता है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इंडिया दैट इज भारत। इस आर्टिकल को लेकर के अलग अलग आप देखोगे भारत के शासकों ने अलग अलग इस पर चर्चाएं करी हैं। संविधान के अगर हम देखें तो भाग नंबर आप देखोगे 1 और आर्टिकल नंबर 1 में इस बात की चर्चा की गई। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत।
आप देखोगे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ के नाम में क्षेत्र की बात करता है। यह कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में जो समाविष्ट होंगे उसमें राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची संघ क्षेत्र और उसके साथ साथ अन्य राज्य क्षेत्रों को, अर्जित किए गए क्षेत्रों को हम इसमें शामिल कर लेंगे। और भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। ये किसमें कहा गया है? आप देखोगे आर्टिकल 1 में इस बात को बताया है। भारत अमेरिका के विपरीत नहीं है। भारत एक, आप देखोगे अगर हम बात कर लें सर, अगर हम बात कर लें, 1 सेकेंड यहां पे आपको बताता हूं, अगर हम बात कर लें यूएसए, तो यूएसए एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्टेट है सर। लेकिन भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत एक फेडरल स्टेट नहीं है। पहली बात, भारत एक को फेडरल स्टेट है। क्या है सर? भारत एक को फेडरल स्टेट है। इसलिए आपको पता होना चाहिए यहां पर राज्यों के अधीन आकर के संघ नहीं बना है कि राज्य आगे हो, सहमति व्यक्त कर दी गई हो और कहा हो एक संघ बना लो। जबकि अमेरिका में आप देखोगे 13 राज्यों का संगठन हुआ और उस संगठन ने मिलकर ही राज्य को बनाया। भारत में ऐसा नहीं, बल्कि भारत में तो विलय पत्र के माध्यम से, भारत में तो जनमत संग्रह के माध्यम से राज्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया। एक शब्द बोला जाता है, भारत को अगर समझना है तो आप एक माला को समझ सकते हैं। भारत एक माला के आकार का है, भारत एक मोतियों की माला के आकार का है। मतलब आप देखोगे जिस तरीके से डोर क्या होती है, जिस तरीके से माला में डोर होती है और वो क्या करती है सर, वो सभी आप देखोगे सभी पूरे के पूरे संपूर्ण मोतियों को परोए रखती है। वैसे ही भारत है, भारत एक माला है जिसमें सारे मोती परोए गए हैं, सारे स्टेट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना, भारत में जो विलय पत्र करे गए राज्य हैं उनको कोई अलग होने का अधिकार नहीं है सर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राज्य क्या कर देंगे, विलय पत्र कर दिया तो अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो किसमें कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में इस बात को बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत, कि भारत इंडिया एक राज्यों का संघ होगा सर। ठीक है, वहीं आर्टिकल यहां पर देके रखा है सर 2 क्या कहता है इसको भी समझ लीजिए। आंसर इसका डी है सर। अब 2 को समझ लीजिए पहले। 2 इतनी बातों की बात करता है कि नए राज्यों में प्रवेश की स्थापना, मतलब जो नए राज्य हैं, अगर आप न्यू स्टेट बनाते हैं तो उसमें प्रवेश अगर अन्य स्टेट को करना है तो कहां से करोगे सर? 2 से करोगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखने वाली चीज है, बिल्कुल एकदम। और ये अधिकार किसको है सर? ये जो राइट दिया हुआ है, अगर नए राज्यों में प्रवेश का अधिकार है तो ये पार्लियामेंट को अधिकार है। किसको है? पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, वही इस पर काम करेगी। ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम देखें आर्टिकल 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, मैं आपको बता देता हूं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल आप देखोगे 3 में कही गई है। और इतना भी ध्यान रखना सर, राज्य क्या कर सकता है, जो संसद है वो क्या कर सकती है 3 के तहत, उस राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह भी ध्यान रखना, नए राज्यों का निर्माण प्लस सीमाओं में परिवर्तन प्लस नाम में परिवर्तन। ठीक है, ये राइट किसको है? ये संसद को दिया गया है। इट्स क्लियर है? नो, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आता है सर, आप देखोगे आर्टिकल 5। आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पर मैंने कहा ना, ये क्लास बड़ी उपयोगी साबित होने वाली है और ये आपको ना ये केवल एमसीक्यू है, बल्कि ये आपका एक
क्विक रिवीजन है सर एमसीक्यू के माध्यम से। आर्टिकल 5 कहता है सर सिटीजनशिप की बात करता है। संविधान का पार्ट नंबर 2, इसमें अगर आर्टिकल की बात कर ले तो 5 से 11 तक इसमें दिया गया है। भारत में जो सिटीजनशिप है आप देखोगे वो कहां से ली गई है सर, ठीक है। सिटीजनशिप ये आप देखोगे इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड से हमने इसको एब्जॉर्ब किया है क्योंकि वहां पर सिंगल सिटीजनशिप है। तो आर्टिकल जो 5 है ये भारत में नागरिकता की बात करता है, और नागरिकता की बात करता है सर 5 आधार पर कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा डैश 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 डैश। कौन कौन सा होगा? उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसका विलायपत्र भारत में हो गया हो, वो जन्म से वंश से यहीं का नागरिक होना चाहिए, या फिर उसने किसी दूसरे देश से आकर के भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित कर ली हो। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया पीसीएस ने, क्या भारतीय बैंकों में पैसा डालने से भारत का नागरिक बन सकता है? क्या आरबीआई में अकाउंट खुलवाने से नागरिक बन सकता है? दैट इज नो। ठीक, इट्स क्लियर। आई होप, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी सर। और यदि आपको मजा आ रहा है तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा और बटन दबा दीजिएगा इसका सब्सक्राइब वाला, ठीक है। चलिए सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना आपसे ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है, और इस क्लास के माध्यम से हम पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे, मतलब एमसीक्यू के माध्यम से। यूट्यूब पर पहली बार है सर ऐसा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? समझ लो, भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य पद्धति का प्रकार और स्रोत। नहीं सर, स्रोत की बात नहीं करेगा। भारत क्या होगा सर, आप देखोगे भारत एक देश होगा, देश का नाम होगा। संघ क्या होगा, एक पद्धति होगी सर। किसकी पद्धति? यहां पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखिए सर, ये कह रहे हैं कि सर आप देखोगे भारत, जरा समझना स्टूडेंट्स, वह संघ। आप पहले इसको समझो, ऑप्शन गया इस तेल लेने, देखो जरा इसको समझो। भारत व संघ की बात कर रहा है। भारत सर क्या है? एक देश है। क्या है सर? आपका एक देश है। और संघ कैसा है सर? हमारे यहां की राज पद्धति है। इट्स क्लियर है नो? भारत क्या है? एक देश है। और आप देखोगे संघ क्या है? एक राज पद्धति है। कि भारत एक, अर्थात भारत एक क्या है? संघ शासित प्रदेशों में भारत एक देश है। भारत एक आप देखोगे संघात्मक व्यवस्था है। भारत में परिसंघात्मक व्यवस्था है, ना कि संघात्मक, परिसंघात्मक व्यवस्था है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था आप देखोगे फेडरल सिस्टम अमेरिका में है, भारत में को फेडरल सिस्टम है, परिसंघात्मक व्यवस्था है। इसलिए आप इसका आंसर लगा सकते हैं। भारत मतलब देश, देश का नाम, और संघ मतलब राज पद्धति। और वही देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, प्लस देश का नाम वह राज पद्धति का प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप देखोगे प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा होता है। ये प्रीलिम्स की एक अपनी खूबी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसमें स्वयं आप देखोगे आंसर आपके सामने लिखा होता है, बस आंसर को आपको जज करना होता है, जज करना होता है। इट्स क्लियर या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने, कमी करने की शक्ति प्राप्त है? सर मैंने अभी आपको बताया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3। दोबारा तो जरूरत नहीं है क्योंकि पिछला मैंने अभी सोल्व किया ना। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 4 दिया हुआ है सर, इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? 4 कहता है जिसमें आप देखोगे 2 और 3 आर्टिकल को समाहित करता है। और वो कहता है कि सर आर्टिकल जो 4 है, अगर आप उसको देखें तो आर्टिकल 4 आपका आप देखोगे 3 और 4 को समाहित करता है। सर क्या करता है? 3 और 4 को समाहित करता है। और इसमें इस बात को रखा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो, आर्टिकल 2 कहता है इस बात को। और नए राज्य के निर्माण या फिर क्षेत्र या फिर नाम में या फिर सीमा में परिवर्तन हो तो आर्टिकल 3 कहता है। इसमें इस बात को रखा गया है कि दोनों को कंपाइल करके संविधान के अनुच्छेद
368 के तहत संशोधनीय नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों को कंपाइल करके इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 368 के तहत क्या होगा, संशोधनीय नहीं माना जाएगा। बस ये किसमें कही गई है बात, 4 में कही गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप कर देता हूं। देखिए सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। ठीक है, जरा एक मुद्दा मैं आपको समझाता हूं, यहां पर बड़ा आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, देशी रियासतें थी उस समय। भारत और पाकिस्तान आप देखोगे 47 के पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। मतलब आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही पार्ट थे। ये तो 1947 में जब डिवीजन ऑफ इंडिया हुआ तो उसके समय में चीजें आई। परंतु अगर आप इस चीज को थोड़ा बहुत भी अगर गौर से देखें, थोड़ा बहुत भी सर, तो यहां पर एक मुद्दा आपको मिलेगा। मुद्दा ये कि जब इनका विभाजन हुआ तो कई ऐसे क्षेत्र थे जो पाकिस्तान के अंदर जाते, तो कई ऐसे क्षेत्र थे जो भारत के अंदर आते। बांग्लादेश वर्ष 1971 में आप देखोगे बना, कब बना, 1971 में बना। परंतु यह मुद्दा आप देखोगे आगे बढ़ा और बांग्लादेश 1971 में बना। इन सब के अलावा हमें एक प्रॉब्लम यह थी, अगर आप भारत को देखें, ये इंडिया है, ठीक है, भारत है, ये बांग्लादेश है। अब मैं इसको बाहर ले लेता हूं, इसको इधर ले लेते हैं। तो यहां की जो सीमा थी, यहां की जो सीमा थी वो सीमा आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी। ठीक, ये सीमा ऐसे मिलेगी, मतलब कि इधर आपका बांग्लादेश है और इधर इंडिया है। अब जरा एक गौर करना स्टूडेंट्स, देखिए भारत का जो पार्ट है वो बांग्लादेश में जा रहा है और बांग्लादेश का जो पार्ट है वो इंडिया में आ रहा है। मतलब कि वहां के लोग भारतीय सीमा में रह रहे हैं, वास्तविक में तो वो भारत बांग्लादेश में रह रहे हैं। लेकिन आप अगर उस ज्योग्राफिकल एरिया को देखो, उस कंडीशन को देखिए, और आप जरा ये देखिए, अगर मैं इसको यहां से लॉक कर दूं तो आपसे अगर पूछूं कि बताइए कौन कहां पर रह रहा है, देखिए भारत का पार्ट बैठना चाहिए यहां से और बांग्लादेश का बैठना चाहिए यहां से। तो ये वाला जो एरिया था इसको हमें सीधा करना था, और पश्चिम बंगाल का एरिया था, पश्चिम बंगाल का एरिया था स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हमने इसको सीधा करने के लिए हमने क्या किया, एक समझौता कर लिया और इसको सीधा कर दिया। एक केस आता है, बेरूवाड़ी मामला आता है। कौन सा मामला आता है, बेरूवाड़ी मामला। हमने कहा ठीक है, बेरूवाड़ी मामला आया। अब बेरूवाड़ी मामले में साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि मुद्दा यह उठा कि सर भारत जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे सीमा अगर किसी राज्य को दे रहा है या ले रहा है, बाउंड्री में परिवर्तन कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्या उस स्थिति में संविधान में संशोधन माना जाएगा 368 के तहत? मुद्दा यह उठा सर। तो बेरूवाड़ी मामला था, आप देखोगे 1967 का, और इसमें साफ साफ कहा गया कि नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, एकदम नहीं माना जाएगा। बोला ठीक है, नहीं माना जाएगा। ओके, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद आप देखोगे आर्टिकल नंबर 3 में इस बात की चर्चा की गई है कि सर राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, एक क्षेत्र को ठीक है घटाना बढ़ाना। ये सब कहां पर? आर्टिकल 3 में। लेकिन इसकी एक कंडीशन रख दी गई। कंडीशन ये हुई कि अगर महोदय आप अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजों को ला रहे हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन सर एक शर्त है, एक कंडीशन है, जब भी स्टेट ऐसा करेगा, महोदय जरा सही से सुनना इस बात को, जब भी स्टेट ऐसा एक्शन लेगा, जब भी कभी भी ऐसा एक्शन लेगा, तो एक संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात को साफ साफ कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
आपने अगर पॉलिटी क्लास नहीं कवर की है तो जाकर के कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन क्लास में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं की है। थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है समझने में, अन्यथा मैं आपकी करवा ही रही हूँ। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून बनेंगे या फिर निर्णय होंगे वो सब के सब किसके तहत होंगे, भारत के राष्ट्रपति के तहत होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के अनुसार ये रखा गया कि सर जब भी किसी राज्य की आप देखोगे सीमा में अगर परिवर्तन करना है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को अपना राज्य क्षेत्र देना है, राज्य क्षेत्र देना है या इसमें परिवर्तन करना है, तो ऐसी स्थिति में राज्य एक काम करेगा और काम ये करेगा, एक बिल लेकर के आएगा। ठीक है, और जब बिल लेकर के आएंगे महोदय, क्योंकि स्टेट भी कोई होगा वहां पर, कोई राज्य भी होगा जब ऐसी चीज होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, कोई भी हो जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग रही है, मैं उसी स्टेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर देना है तो अब सर बिल लेकर के आएगी संसद, और ये बिल जो आएगा, समझना स्टूडेंट्स, सॉरी कोई टेक्निकल इश्यू था शायद, ये जो बिल है ये राष्ट्रपति की है, किसकी, राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर क्या है, इनके होने बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। बस अब कौन से स्टेट की सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एनी स्टेट कोई भी, अब उसमें यह बाध्य नहीं है कि जो विधानसभा है वहां की वो जाकर के कुछ निर्णय दे कि सर ऐसा कर लो, नहीं, उसके लिए संसद मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति उसके लिए मानने के लिए कोई बाध्य नहीं। लेकिन सर जब भी आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमा में परिवर्तन राज्य के क्षेत्र को देना है या कुछ करना है ऐसा इंटरनेशनल स्तर पर, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के विपरीत जाकर के आप ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल आप देखोगे साफ साफ कहा गया है 3 में। और ऐसा ही किया जब हमने बांग्लादेश के साथ में मुद्दा हुआ, तो आप देखोगे हमने यही मुद्दा उठाया, हमने 100 अपने स्टेट बांग्लादेश को दे दिए और लगभग 50 हमें मिले थे बांग्लादेश से इंडिया को। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। दैट इज क्लियर सर। अब आंसर तो आपको यहां पर मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए देखिए सर, इस तरीके से आपको इस क्लास का कंटेंट मैं आपको बता दूं मिल रहा है। बस आपको कान दबा करके आराम से फनी एक वे में सुनते रहना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने या फिर क्षेत्र में वृद्धि या कमी करने की शक्ति प्राप्त है, तो संविधान के अनुच्छेद 3 में इस बात की चर्चा की गई है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि या कमी या फिर नाम में परिवर्तन संबोधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। दैट्स इट, इजी लग रहा होगा आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संविधान निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि 1950 का जो भारत था, ठीक है, उस संविधान के अंदर भारतीय संघ और राज्यों के वर्गीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ जो स्टेट थे भारत के वो बटे हुए थे सर, उन्हीं की ये बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, उन्हीं की ये बात कर रहा है। उसी पर मुझसे मेरी आपसे चर्चा होगी। देखिए सर क्या है, अब 4 स्टेटमेंट है और पूछ रहा है असत्य है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सत्य पूछा है, क्या है, सत्य पूछा है, मतलब नॉट करेक्ट या फिर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। कि ये वाली बात ठीक है, तो मैं कहूंगा जी हाँ, भारतीय क्षेत्र को 4 राज्यों में वर्गीकृत किया गया था। उसमें आप देखोगे कै, ख, घ, व। तो पहली बात तो ये 4 में नहीं था, पहली बात तो कै में नहीं था, 4 में नहीं था, ये 5 में था। तो पहले तो इसको खत्म कर दो, पहला वाला स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि ये 5 में था। कै, ख, ग, घ और ड, तो ये 5 में था पहली बात तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पूछ रहा है सत्य है।
दूसरा है भाग नंबर जो था कै खे घे घे 4 वर्गीकृत नाम में रखे गए, तो ये वाली बात ठीक है। भाग जो घ था उसमें अंडमान द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया था। आप अगर देखेंगे भाग जो घ था आपका क्या था सर, अगर आप देखेंगे भाग जो घ था अगर उसकी बात कर लोगे तो उसमें किसको रखा गया था, ये कह रहे हैं कि अंडमान द्वीप को रखा गया था। क्या ये बात ठीक है? क्या ये वाली बात आपकी ठीक हो जाती है? तो इसको भी आपको समझना है सर। क्या ये वाली बात आपकी ठीक हो जाती है कि सर आप देखोगे इसको रखा गया था, तो ये वाली बात भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ये वाली बात भी क्या है, ठीक हो जाती है, ये भी ठीक हो जाती है। चौथा स्टेटमेंट है कि भाग क्या में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन होता था। बिल्कुल ये भी बात ठीक है सर। तो इसलिए इसका पूछ रहा है असत्य। अब सर पहला वाला असत्य बैठ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जबकि ऐसा नहीं है तो ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 1950 था तो उस समय में आप देखोगे बड़े सेंसिटिव जोन भारत के अंदर बनाए गए। मुद्दा ये है सर, आप कहोगे क्वेश्चन कैसे बना, क्वेश्चन ऐसे बना, जब भारत देश आजाद हुआ तो एक मुद्दा ये निकल करके आया कि भारत के जो राज्य हैं सर, जरा यहां पर देखना सर, मैं 1 मिनट रुकिएगा। देखिए पेन ले लिया आपने, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये इंडिया है सर, क्या है, ये इंडिया है प्यारे बच्चे। भारत का मैप में देखो, मैं चाहे हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहा हूं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी में तो मैंडेटरी है, मैं इंडिया का मैप बहुत जल्दी बनाता हूं। और क्योंकि मुझे इंडिया के मैप को समझ करके बड़ा मजा आता है। देखिए सर कैसे, ये भारत देश है। ये भारत देश कब का है सर, 1950 का भारत है। ठीक है, उस समय भारत में जो राज्य थे उनको 5 में कै खे गैड है, ठीक है, इसमें बांटा गया। लेकिन नॉर्मल सी बात है, 4 तो थे मैंडेटरी। जो कै था इसमें एक कै वो रीजन था, जो कै वाला था वो ऐसा रीजन था जो गवर्नर जनरल के अधीन आता था। ये वाली बात ठीक है। लेकिन सर डे जो थे वो क्षेत्र आते थे, जैसे अंडमान निकोबार है, बड़े सेंसिटिव क्षेत्र थे। ठीक है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दादर एवं नगर हवेली है, गोवा है, चंडीगढ़ है, बड़े सेंसिटिव क्षेत्र वो आते थे। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे जो खे था, खे वाले क्षेत्र में जैसे मुस्लिम बहुल प्रांत थे। कहां पर थे, ये मुस्लिम बहुल प्रांत हो जाएगा, ये मुस्लिम बहुल प्रांत हो जाएगा, ये मुस्लिम बहुल प्रांत हो जाएगा। ये मैंने जो कर दिया है मुस्लिम बहुल प्रांत है। और उसके साथ साथ जो आपका खे था, अगर उसकी बात कर लें तो खे में हिंदू बहुल प्रांत थे, जहां जहां पर हिंदू थे वो वाले प्रांतों को उसमें रखा गया। तो इस तरीके से टोटली मिला करके और ये भारत को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजनेस नहीं होगी सर। एक बार इसको रफ कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर तुमने तो। देखिए सर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता चलेगा वैसे वैसे मैं आपके सामने संसाधन लेकर के आते चलेंगे। ठीक है, बस आप चैनल को जितना जल्दी हो सकेगा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा सर इतनी आपको सुविधाएं मिलेंगी, ये निश्चित है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 29वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। सर मैंने पहली जब क्लास अभी स्टार्ट करी थी उसमें बताया था आपको, अगर आपने सही से क्लास को अभी तक सुना है तो। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश का अपना एक इतिहास है सर। पहली बात, आंध्र प्रदेश आप देखोगे भाषा के आधार पर है सर, पहली बात तो। और ये वर्ष 1953 में बना था। एक थे सीताजी श्री रामलुजू, उनका नाम था सीताजी श्री रामलुजू इनका नाम था। और ये गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। अब गांधी जी से बड़े प्रभावित थे तो गांधी जी की पद्धति को इन्होंने अपनाया। इन्होंने कहा कि सर भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, और उस समय ऐसी पद्धति नहीं थी कि सर हम भाषा के आधार पर दे दें, और आज भी नहीं देते भाषा के आधार पर। तो उससे ये था कि भारत में 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं, कदम कदम पर पानी बदले सो कोस पर, ये वाला सिस्टम है भारत में, तो कैसे सर हम ये सारी चीजें दे सकें। इसीलिए जो सीताजी श्री रामलाल जो थे उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, क्योंकि गांधी जी से उन्होंने सीखा था। गांधी जी के साथ कई ऐसे आंदोलन में रहे थे, मूवमेंट्स में रहे थे। अब गांधी जी से सीख लिया, अब उन्होंने छेड़ दिया सर। तो तमिल में, आंध्रा में और कन्नड़ में, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है सर। आंध्रा है, तमिल है और तेलुगु है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में क्या हुआ, बोले आवाज का, लैंग्वेज का मुद्दा था कि कुछ लोग कन्नड़ के पता नहीं कब आंध्रा में चले जाते, तमिल के पता नहीं जब चले, तो ये मुद्दा था।
अब इस मुद्दे को शांत करना था तो 1953 में इन्होंने आमरण अनशन कर दिया और तत्पश्चात आप देखोगे फिर उसके बाद में 56 दिन के बाद में इनकी डेथ हो गई, तो राज्य के अंदर हिंसा भड़क गई। तो मजबूरी बस भारत राज्य को आप देखोगे वर्ष 1953 में भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। अगर नहीं बढ़ाते तो हिंसा नहीं रुक रही थी और उधर हम विलय पत्र कर रहे थे, उधर से राज्यों की डिमांड उठ रही थी। तो समझ लो भारत के सामने बहुत ज्यादा चुनौती भी रही है सर, ठीक है, और हमेशा रहती हैं आप देखोगे। और ये चुनौतियां भारत को ग्रोथ देती हैं, एक नई सिचुएशन लाती हैं, परंतु आगे लाने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो ये तो था सर 1953 में भाषा के आधार पर। फिर कई बने, आप देखोगे 14 राज्य 6 स्टेट बने, कई बने ऐसे जो भाषा के आधार पर बने। बोले बनाओ, फिर क्या है। उसके बाद बी है सर आपका तमिलनाडु, ये तभी बन गया था तमिलनाडु, ठीक है, तो इस पर तो कोई है ही नहीं मुद्दा। ये जो था आपका तेलंगाना, इसका आंसर हो जाएगा सर। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा इसका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा आइए बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यही है सर आपका 29वां राज्य जो 2014 में बना था। 29वां राज्य है सर, 2014 में बना था, पहली बात। दूसरी बात, ये तेलंगाना जो है सर, ठीक है, तेलंगाना आप देखोगे एक लैंडलॉक स्टेट है। मैं इसका थोड़ा सा बता दूं, लैंडलॉक स्टेट है, ये भी ध्यान में रखना है। ये कभी भी सीमा आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके साथ साथ जल से, वाटर बॉडी से सीमा साझा नहीं करता, मतलब बंगाल की खाड़ी से और इन सब के अलावा अरब सागर या इंडियन ओशन से। तो आंसर है सी। गुजरात जो था, गुजरात का अपने इतिहास है सर। गुजरात और महाराष्ट्र आप देखोगे, गुजरात 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो थे सर। ये गुजरात 1960 से पहले आप देखोगे एक हुआ करता था मुंबई प्रांत। कौन सा होता था, मुंबई प्रांत, बॉम्बई कहते थे इसको, बॉम्बई, बॉम्बई, बॉम्बई प्रांत था, ये बॉम्बई था। अब इस बॉम्बई को तोड़ा गया 1960 में। तोड़ने के पश्चात आप देखोगे दो स्टेट बनाए गए, एक बना महाराष्ट्र और एक बना आपका गुजरात, ठीक है, जो आज आपको दिखता है। पहले एक ही होते थे, तो 1960 में ये बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी हो जाएगा। और तेलंगाना इसके क्या हटके बना था, आंध्र प्रदेश से कट के एक अलग नया स्टेट बनाया गया था 2014 में, जो भारत का 29वां राज्य था। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में स्टूडेंट्स जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स बहुत कुछ शो करता है और कई चीजें वो आप देखोगे आपके लिए शो करता है। तो कमेंट्स आवश्यक रूप से कीजिएगा, ठीक है, क्लासेस में। चलिए, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा, उड़ीसा देखिए, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम, ओडिशा, एक है उड़ीसा एक है ओडिशा नाम रखा गया। यह अधिनियम कब लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2010 में, फैक्ट है, ये फैक्ट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी 2000, इसका राइट आंसर है 2000, ठीक है, 11। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी आपने, अच्छा किसमें सर इस बात का है कि नाम परिवर्तन जो है ये किस आर्टिकल में, जरा बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। मैंने अभी बताया आपको, दोबारा नहीं दोहरा रहा हूं, मैंने 3 बार बता दिया अब तक क्लास जब से स्टार्ट हुई है। तो बताइएगा उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम और जो स्टेट का नाम परिवर्तन किया जाता है किस आर्टिकल के तहत है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मैंने बता दिया आपको पहले, अगर आपने क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व किया तब आपको समझ में आया होगा, और यदि की है खुरापाती तो स्टूडेंट्स फिर नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल की, आइए अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 67वां, बी 69वां, सी 68वां, डी 70वां। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से आप देखोगे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया। आइए पहले अब दिल्ली के बारे में थोड़ा मैं आपसे चर्चा करता हूं पहले, ठीक है। अगर मुझे यहां पर पेज मिले, ठीक है, पेज ऊपर चलते हैं, ऊपर है पेज, पेज ऊपर है, यहां पे तो है पेज। आइए अब थोड़ा सा पहले स्टूडेंट्स दिल्ली को समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको दिल्ली समझना है तो कई चीजें समझनी है, और दिल्ली के साथ साथ हम सारी चीजें आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर क्या है, दिल्ली भारत की कैपिटल है सर, ठीक है, क्या है, भारत की कैपिटल है सर, राजधानी है सर। किसी भी देश की अगर सबसे खूबसूरत कोई भी एक शहर होता है तो उसकी कैपिटल होती है, ठीक है। ये उम्मीद की जाती है वैश्विक स्तर पर भी कि अगर उस देश की कैपिटल में आप जा रहे हो तो सबसे अच्छी जो क्षेत्र होगा वो उसका कैपिटल होगा सर, अगर आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं तब, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में जो राज्य क्षेत्र है इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आपका समय बच सके। भारत में आप देखोगे कौन कौन से हैं, जैसे पहले आपको एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, विवाद चल रहा है इस पे, लद्दाख, पुडुचेरी, और इन सब के अलावा आप देखोगे दादर एवं नागर हवेली, क्या होते हैं, दादर एंड नागर हवेली, और एक आपका कैपिटल है दिल्ली। ठीक है, चलिए हम परिचर्चा कर रहे हैं सर दिल्ली में। कहां पर हम घुसे हुए हैं? दिल्ली में। दिल्ली आप देखोगे एक राज्य भी है। कब बनाया गया? 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट के माध्यम से इसको बनाया गया। ठीक है, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या बनाया गया? स्टेट बनाया गया। सर स्टेट क्या ये ऐसे है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, लद्दाख, सॉरी तमिलनाडु है, कर्नाटका है? क्या ऐसा स्टेट है? तो आंसर है नहीं सर, ऐसा स्टेट नहीं है। ये यूटीज है। इसमें आप देखोगे विधानसभा होगी, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है कि यहां पर विधान परिषद भी होगी। यह स्टेट है, परंतु सेंट्रल के अंतर्गत यह काम करेगा। यहां पर जैसे स्टेट में क्या होता है, जो नॉर्मल स्टेट होते हैं उन स्टेट में आप देखोगे आपको क्या मिलते हैं? गवर्नर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? गवर्नर। जबकि इस वाले स्टेट के अंदर आपको दिल्ली में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे जिनको एलजी कहते हैं। अदर स्टेट जैसे मान लीजिए आपका तमिलनाडु है तो उसके सीएम होंगे, बट दिल्ली के भी सीएम होंगे, उसकी भी मंत्री परिषद होगी, इसकी भी मंत्री परिषद होगी। इसमें लगभग 9 मंत्रियों को रखा गया, 9 को नहीं 7 को रखा गया। 70 है ना, इसमें 1/10 की बात की गई है, और टोटल कितने हैं? 70 हैं, तो 1/10 से 7 हैं। ठीक है, तो 7 मिनिस्टर इसमें आते हैं कैबिनेट में। ठीक है, ये हो गया। अब विषय उठता है कि सर ये तो बात ठीक है, संविधान में कहां इसकी चर्चा है? थोड़ा इसका भी बताइए ना। बिल्कुल सर, अभी बताएंगे, एक सेकंड रुकिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद अगर आप देखोगे, संविधान के अनुच्छेद अगर आप देखोगे, आर्टिकल 200 कितना है सर? दिल्ली को लेकर के आर्टिकल बताइएगा कितना है। अगर आप देखोगे दिल्ली को लेकर के संविधान के आर्टिकल 239 में इसकी चर्चा की गई है। इसमें की गई है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 239AA। यही है कि नहीं? अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। 239AA में स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसको दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी। एलजी साहब को 3 अधिकार दिए गए हैं सर। दिल्ली किस किस पर कानून नहीं बना सकती? एक तो जो पब्लिक डोमेन से जुड़ा हुआ विषय होता है उस पर नहीं बनाएगी, लैंड वाले एरिया पर कानून नहीं बनाएगी कि भूमि कितनी महंगी बिकेगी नहीं, और इसके साथ साथ पुलिस पर। क्योंकि जो पुलिस है वो दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, पब्लिक डोमेन ये नहीं। उसके साथ साथ लैंड, इसको निर्धारित करेगी कौन? ये। क्योंकि भाई देखो यूटीज है, अब इसकी महंगी बहुत हो सकती है जमीन, तो इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करेगा? वो स्टेट अपने आप काम करता रहेगा। ठीक है, राज्य अपने आप काम करता रहेगा। ये हो गया सर दिल्ली के बारे में। फिर आता है सर अन्य भी बता दीजिए। एक और मैं आपको पॉइंट बता के दूंगा यहीं पर। देखिए जैसे दिल्ली में आपको विधानसभा मिलती है, तो क्या सर और कहीं भी मिलती है? दिल्ली की अपनी देखो एक कोर्ट भी है सर, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट कहते हैं ना, इसकी हाई कोर्ट भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हाई कोर्ट भी है। ये सारे टॉपिक करवा चुका हूं, अगर स्टूडेंट्स नहीं देखा है तो जाकर के कृपया देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जैसे विधानसभा की बात कर लें, किसकी बात कर लें? विधानसभा। विधानसभा कौन कौन से स्टेट में? देखिए एक तो आपका दिल्ली है, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और एक आपका पुडुचेरी है। इनमें क्या है सर? विधानसभा है। ध्यान में रखना है, ये मात्र 3 ऐसे यूटीज हैं जहां पर आपको विधानसभा मिलेगी। इट्स क्लियर है? नो, मुझे लगता है क्लियर ही हो रही होगी। कहाँ आपकी चीजें इतनी लूज रखूंगा मैं, क्लियर ही रखूंगा।
आगे बढ़िए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है सर? आपसे पूछा नोट करेक्ट, ये पूछा नोट करेक्ट सर, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है, ये आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है। कई बार आपको सत्य पता होती है, पूछ रहा होता है सत्य, तो आप गलत कर देते हैं। देखिए, गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये बात एकदम क्या हो जाती है, सही हो जाती है, क्योंकि गोवा जो बना था ये आप देखोगे 1987 में ही बना था। क्लियर हो रहा है? तो बताइएगा सर, नहीं तो और ज्यादा फिर कोशिश करूंगा। और मेरी फुल कोशिश रहती है कि आपको चीजें कवर करवाते रहे। ये 25वां राज्य बना था गोवा, और उसके साथ साथ आप देखोगे दमनदीप के साथ में इसका पुनर्गठन अधिनियम 1987 लाया गया था। तो ये वाली बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी बात ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये वाली बात क्या ठीक है? देखिए सर, पहली बात, दमन और दीव को 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से अलग नहीं किया गया, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये 56वां नहीं था, ये आप देखोगे 25वां संविधान संशोधन था। ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहां, 56वें संविधान संशोधन। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे थे, ये भी बात ठीक है, परंतु ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यही गलत है, क्योंकि ये 56वें नहीं था, ये 25वें संविधान संशोधन था जो इस चीज को रखा गया। इट्स क्लियर है नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य क्षेत्र का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि दिक कर रहा है, मैं हूं, कैसे दिक कर रहा है, देखते हैं इसको कैसे दिक करेगा। देखिए, आइए देखिए सर, अगर आप देखें, आपको अगर कुछ भी पता ना हो लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको भी सर कुछ नहीं पता होगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या बात हुई? बात हुई बच्चे, बात हुई, और बहुत जरूरी है। बात क्यों जरूरी है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, यहां पर जो जो स्टेट देके रखे हैं मैं उनके नाम लिख देता हूं। हरियाणा 1966 में बना, समझ रहे ना? उसके साथ साथ यहां पर नागालैंड है, क्या देख रखा है आपको, देख रखा है सर नागालैंड, ठीक है, 1963 में बना। ये कब बना था? 1963 में बना। अगला देख रखा है अरुणाचल प्रदेश, क्या देख रखा है महोदय? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश था 1987 में बना। कहाँ गया? ये रहा। ये कब बना था? 1987 में बना। एक है सिक्किम, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत में आप देखोगे जोड़ने का प्रयास किया गया, इसमें दो राग्रह नहीं है। 22वां संविधान संशोधन, 35वां, और फिर उसके बाद में 36वां, ठीक है। तो ये 1974-75 में आया था। इसके दो डेट आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन जो राज्य बना था ये आप 1975 में ही राज्य इसको बनाया गया था, ठीक है। 74 में अधिनियम के माध्यम से लाया गया। इसका भी एक अपना इतिहास है। चाइना कभी भी इस पर आंखें दिखाता है कि ये तो तुमने नाइंसाफी कर दिया, ठीक है, वहां के लोगों के साथ में। देखिए सर, अब आप कर लीजिए, सही कालानुक्रम पूछा है तो सबसे पहले क्या आएगा? नागालैंड आएगा। अब देखना जरा, जहां जहां नागालैंड है तो देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब नागालैंड आप देखोगे कहां पर है? बी में है और डी में है। आप देखोगे नागालैंड 1963 में बना, उसके बाद में 63 के बाद 66 आता, आंसर तो ये आ गया बी। उसके बाद में सिक्किम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश। 75 तो पहले आता है 87 थे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो? बस इसका कोई और दोहराग्रह नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है तो पता है, लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए IAS 2007 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4A टाइप की कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं, उसको लेकर के बैठना है सर। देखिए अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक क्रमबद्ध राज्य बनाया गया था। देखो 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया और 36वें संविधान संशोधन से इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा बना लिया गया। हालांकि वो 22वां ऐसा आप देखोगे
राज्य के रूप में आया था, क्या वह 22वां राज्य था, स्टेट था 22वां, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो पूर्ण राज्य के रूप में जो सम्मिलित हुआ वो मैंने अभी आपको बताया, 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। इट्स क्लियर। थोड़ा सा सिक्किम का इतिहास सुन लीजिए, मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिएगा। सिक्किम क्या था कि सर भारत का उस समय राज्य नहीं हुआ करता था, ठीक है, वर्ष 1974 में। चूंकि भारत देश आजाद हो चुका था, 1971 में बांग्लादेश भी बन चुका था, तो असम की जो जनसंख्या थी और पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या थी, आप देखोगे सिक्किम और बांग्लादेश की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध थी। वहाँ पर भारत सरकार के माध्यम से विकास हो रहा था, शांति स्थापित की जा रही थी, लोग अच्छा खा कमा रहे थे, एजुकेशन व्यवस्था बढ़ रही थी, सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। परंतु पास के कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रहने वाले सिक्किम के व्यक्ति थे, उनको ये बात ठीक नहीं लगी। चूंकि वहां पर आप देखोगे सैन्य शासन व्यवस्था, वहां पर राजनीतिक व्यवस्था थी, वहां पर रजवाड़े हुआ करते थे, वहां पर राजा थे। अब जो राजा थे, क्योंकि जनता गुलाम की जंजीरों में थी, अब जनता गुलामी कैसे सहे, क्योंकि एक तरफ स्वतंत्र नागरिक घूम रहे हैं पास में और एक तरफ गुलाम घूम रहे हैं। तो इनने सबने क्या किया, विरोध किया। भारत के राजनेताओं को बुलाया गया और कहा गया कि महोदय हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। बोले ठीक है, क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि हमें भारत पसंद है। अब भारत पसंद है, भारत पहुंचे। जब भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन वहां पर पहुंचे और मिलिट्री वगैरह पहुंची, क्योंकि शांति स्थापित करनी थी, राजा था वो युद्ध भी कर सकता था, तो हम वहां पर पहुंचे। लोगों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की, राजा मना कर रहा था, नागरिक कह रहे थे, राजा को समझाया गया, बुझाया गया, नहीं माना तो उसको थोड़ा डराया धमकाया गया, तो वो भाग गया। वांगचू करके ऐसी कुछ शासक हुआ करता था, वांगचू, आई थिंक वांगचू ही था शायद। तो अब राजा ने क्या किया, राजा ने मान लिया फिर मुद्दों को, और आप देखोगे एक संविधान में संशोधन किया गया। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेट था, इसको पुनः लाना था। आप कह रहे थे कि सर अगर किसी राज्य क्षेत्र को देना है, देखिए राज्य की सीमा में परिवर्तन है, राज्य क्षेत्र को बढ़ाना घटाना है, लेकिन एक नए राज्य को आप लेकर के आ रहे हैं, जरा ध्यान में रखना, एक नए राज्य क्षेत्र को आप लेकर के आ रहे हैं। तो हमने 35वां संविधान संशोधन किया, आप देखोगे 1974 में, फिर 36वां 1975 में, ताकि इसको पूर्णतः रूप से, जबको उस मुद्दे को लगा कर वो कहता है कि सर आपने मिलिट्री लेके गए और गोली के दम पर आपने क्या किया, वो यूएनओ में इस बात को उठाता है चाइना, सिक्किम को भारत में भी लेकर आया, जबकि सिक्किम तिब्बत का हिस्सा था और तिब्बत चाइना का हिस्सा है। समझ लो, ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। तो ये इसका मुद्दा था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया था। देखो छत्तीसगढ़ जो था ये नवंबर में आए थे, 9 नवंबर 2000 को। कई ऐसे राज्यों की उत्पत्ति और विकास हुई सर, आइए इसको भी समझ लेते हैं। चूंकि 2009 में कई राज्य बने, आइए अब कई कौन कौन से राज्य बने उनको हम देख लेते हैं। देखिए सर कौन कौन से राज्य बने, इसको रफ कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे एक क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ लो कि अगर उससे आपका आंसर बन रहा है ना, बस फिर समझ लो चीजें क्लियर होनी चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए। देखो नवंबर 2000, ठीक है, नवंबर 2000 में आप देखोगे 3 राज्य बने, 3 स्टेट अस्तित्व में आए। अब 3 स्टेट कौन कौन से थे, जरा इसको समझना। एक स्टेट बना उत्तराखंड, एक बना छत्तीसगढ़ और एक बना झारखंड। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से कटा, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तरांचल वाले से। आप देखोगे जो छत्तीसगढ़ है ये आपका कटा महाराष्ट्र से, और जो झारखंड है ये कटा आपका बिहार से, ठीक है। ये 3 स्टेट निकल करके आए। कभी महजदा फोरम से पूछ ले कि उत्तराखंड किससे कट के बना, छत्तीसगढ़ किससे कट के बना और झारखंड किससे कट के बना, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, बस यही मुझे समझाना था और कुछ नहीं। ये सब के सब कब थे, 2000 में ही थे और 9 नवंबर 2000 को ये लाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य निर्माण का सही आरोही क्रम। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती हैं अवरोही
एक होती हैं आरोही। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बता रहा हूं। अवरोही व अवरोध, रोध अवरोही, मैं तो ऐसे याद किया हूं, अवरोध हो जाता है, मैं कंफ्यूज हुआ हूं कई बार। आरोही मतलब बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। तो पहले आपको बताना है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले बताना है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। अब ये कह रहा है आरोही, तो बढ़ते क्रम में आपको बता देना है। चलिए आइए देख लेते हैं, बढ़ते क्रम में बताएंगे सर। नागालैंड कब बना था? अभी मैंने आपको बताया था नागालैंड कब बना था, बताइएगा। अरे भाई याद तो होगा आपको, है कि नहीं? नागालैंड बना था 1963 में। कब बना था? नागालैंड बना था 1963 में। मेघालय नहीं पता है, ठीक है। सिक्किम तो पता है, सिक्किम कब बना था? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। अब आपको नहीं पता है सर मेघालय कब बना था, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे? देखिए अब ऑप्शंस पाइए, मुझे नहीं पता लेकिन इनका मुझे पता है। देखिए आप जरा समझना, मुझे पता है लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे आंसर को कैसे ले रहा है। मुझे इसका पता है सर, ये जरूर आया होगा। अब देखो मान लीजिए मेघालय में कहूं इनसे पहले आया होगा नागालैंड से, मान लो मैंने कहा आ गया, मान लो, तो सर देखो अगर इससे पहले आया होगा तो मेघालय के बाद में ये पक्का है कि इसके पश्चात आप देखोगे नागालैंड आना ही चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। और कभी भी ध्यान रखना, कभी भी स्टूडेंट्स सिक्किम नागालैंड से पहले आ ही नहीं सकता। और अरुणाचल प्रदेश कैसे 87-63 से पहले आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहां पर देखिएगा नागालैंड 63 में बना है और 87 में बना है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश पहले आ ही नहीं सकता। पहले वो आएगा जो सबसे कम में है, फिर उससे ज्यादा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब सर मेघालय की बात मैं आपसे कर देता हूं। मेघालय कब बना था? मेघालय आप देखोगे, अगर इस मेघालय की बात कर लें तो ये मेघालय 1969 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया। और तो और इस मेघालय को 21वां राज्य के रूप में रखा गया और 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इट्स क्लियर या नो? चलिए तो ये ध्यान में रखना है। तो पूर्ण राज्य कब बना? 1972 में। ऐसे भी याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप कहोगे सर आप लीपापोती बहुत कर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी बुक कभी देख ली, कभी आपने मेरी बुक देख ली, तो आप देखोगे कि सर बस समझ लीजिए मैं डबल बुक लिख देता हूँ, उसमें डबल बुक लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी जो रीडिंग की हैबिट रही है ना, वो लिख के पढ़ने की रही है। मैं चीज़ों को उसमें नोट डाउन कर देता हूँ बुक्स पे, नई हो पुरानी हो कैसी भी दे दो मैं लिखता हूँ उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट है सर, ये देख रहे हो यूपीपीसीएस में पूछा गया 2017 में। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनाने या बनने के सही कालानुक्रम को पहचाने और सही से आपको आंसर चुन लेना। आइए देखिएगा, हरियाणा बता दें आपको कब बना था। हरियाणा बना 1966 में, सिक्किम बना 1975 में, हिमाचल प्रदेश नहीं पता लेकिन आंध्र प्रदेश पता है, ये बना था 1953 में। मैं इस बात की गारंटी जरूर ले लूंगा हिमाचल प्रदेश इनसे पहले ही बना होगा, लेकिन सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश को मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो महोदय, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हिमाचल प्रदेश 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में आपका प्यारा हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। पंजाब से पृथक करके इसको बनाया गया था। तो आप देखोगे पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, बी आंसर हो जाएगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला, भारत के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित किया गया? अब देख लो 1856 कहां से बात कर रहे हो सर? 1857, 1957, 60, ये क्या? ये 1953 है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 1953 में जब वो बनाया था तो हमें बनाना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो भाई आंदोलन हो जाते देश के अंदर, हिंसाएं हो जाती हैं, गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको लाए। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। अब कौन सा असत्य आपको बताना। देखिए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।
अब मुझे बताओ मैसूर है सर, क्या ऐसी बात है? बल्कि मद्रास का मैंने सुना है, लेकिन ये मैसूर कहां से आ गया? क्योंकि मैसूर का कर्नाटक बना है सर। क्या बना है? मैसूर का कर्नाटक बना है, ना कि मद्रास बना है। पहली बात तो आंसर तो मुझे मिल गया है। सत्य पूछ रहा है, नोट करेक्ट पूछ रहा है, तो यही गलत है। गोवा को दमनदीप से अलग करके बनाया गया, बिल्कुल। मुंबई राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहले एक आप देखोगे संघ शासित प्रदेश हुआ करता था, बिल्कुल। 1969 में ये संघ शासित प्रदेश था और 1971 में जाकर के ये राज्य बनाया गया, ठीक है। ये भी ठीक है। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब गलत आंसर पूछा है आपसे, तो आप कहोगे सर इसमें जो गलत है वो कौन सा है? वो गलत आपका पहला ही है, ठीक है। मैसूर से आगे चल के कर्नाटक बना है, ना कि आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे नाम तमिलनाडु बना, नहीं सर, यहां पर कर्नाटक बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम देखिए सर, अवरोही घटता हुआ, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। तो आप देखोगे महाराष्ट्र की बात कर ले, कब बना था? 1966 में। तो महाराष्ट्र बना 1966 में। राजस्थान, गुजरात भी बना था सर 1966 में। राजस्थान का नहीं पता, ठीक है। अब देखो राजस्थान को जरा समझना, आपका जो प्यारा राजस्थान है ना, ये कब बनाया गया? ठीक है, कौन सर? आपका जो प्यारा राजस्थान है ये कब बनाया गया और कब चर्चाओं में आया? एक सेकेंड रुक जाइएगा, क्योंकि ये उसी समय 53 के आसपास इसको बना दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो सबसे पहले आप देखोगे सॉरी, महाराष्ट्र तो 60 में बना था ना, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं पुनः कर देता हूँ। देखिए राजस्थान लगभग एग्जैक्ट आप देखोगे ये 1952-53 में बन गया था। महाराष्ट्र बना था 1960 में, हरियाणा बना था 1966 में। ये सर हैं इसके फंडे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? अंडमान निकोबार तो सर है, दमनदीप भी है, पुडुचेरी भी, लेकिन गोवा नहीं है। गोवा 1987, ठीक है। गोवा का भी अपना इतिहास है सर। ये वही गोवा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू है, आर्टिकल 44, ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 44। इन सब के अलावा उत्तराखंड में। उनके साथ साथ आप देखोगे गोवा पहले ही सबसे पहले गुलाम बना, सबसे बाद में आज़ाद हुआ। ये भी है भारत का इतिहास अंग्रेजों का, ठीक है। पुर्तगालियों के अधीन आया, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। सबसे पहले गोवा ही गुलाम बना और बाद में भी यही आज़ाद हुआ। तो इसका अपना इतिहास है। राइट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया? बता दो सर, कौन से 2 प्रदेश थे? कुछ तो है नहीं इसमें। ये लगभग आप देखोगे अक्टूबर-नवंबर के समय इसको लाया गया था, ठीक है। अक्टूबर में लाया गया था, समथिंग अक्टूबर 2019 में। एग्जैक्ट याद है सर, मैं क्योंकि वहीं पर था, मैंने इस चीज़ को स्वयं देखा था जब आंदोलन वगैरह हो रहा था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, सर उल्टा क्यों बोल रहे हो? लद्दाख और कारगिल नहीं सर, लद्दाख और कश्मीर, कश्मीर और लद्दाख आएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था? मतलब जो धर कमीशन बनाया गया था 1948 में, तो उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें सौंपी थी। अब उसी सिफारिश को आपको समझ लेना है। देखिए, राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, बात तो ये सही है, अध्ययन करना था, ये भी बात ठीक है, ठीक है। ये राज्यों का अध्ययन करता कि बनाया जा सकता है, कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, ठीक है। यह संस्तुति देना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, यही बात बिल्कुल एकदम ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच में अध्ययन परीक्षण करना कि मद्रास, नहीं सर ये नहीं, केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका उद्देश्य यही था कि भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित किया जाता है, तो इन्होंने सुझाव दिया कि सर देखिए बेटर होगा कि आप प्रशासनिक आधार पर बनाएं, लेकिन भाषा के आधार पर भी डिवीजन किया जा सकता है, क्योंकि आपने जब एक राज्य को बना दिया है तो फिर इस तरीके से देखिए ना कि गुजराती वाले क्षेत्र में कौन कौन से आ सकते हैं, तो गुजरात में कुछ क्षेत्र इसका आ सकता है तो कुछ इसका आ सकता है, दे दीजिए,
क्या है फिर, कौन सी दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप थोड़ा ही जानोगे, राज्य रहेंगे, व्यक्ति रहने के लिए सहमत है, और सहमत है तो कर दीजिए, बड़ा बनाइएगा, छोटा मत बनाइएगा। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 बताइए सर, अभी करवाया था, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है। संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है। भाई देखो, हमने 3 पढ़ा लेकिन आक्रमण नहीं पढ़ा। अब देखो एलिमेंट लगा लो, इसमें डी और बी आंसर नहीं होगा, जहां पर एक है वो गलत है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, हाँ ये ठीक है। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ये भी ठीक है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता परिषद की, देखो ये स्वायत्तता परिषद की स्थापना की बात कब कर ली, हमने तो ये पढ़ा है 3 में कि किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इंटरनेशनल स्तर पर काम कर सकती है, बस उसके सिवा कुछ नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर उत्तर माला देखिए यहां पर नीचे मैंने दे दी गई है, आप चाहेंगे तो मैं इस पीडीएफ को, ठीक है, यहीं पर आपको डलवा दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र में भाग के साथ मिलाकर किन राज्य का निर्माण कर सकेगी के बारे में बता दो आप, क्या है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। साधारण बहुमत द्वारा, सामान्य विधि प्रक्रिया द्वारा, बिल्कुल साधारण बहुमत से होता है काम, ये बात ठीक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से, जो आमतौर पर विधेयक को या उस राज्य या राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन को प्रभावित करने वाला या वाले हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो विधानसभा है अगर वो रिकमेंडेशन देती है ऐसे ऐसे, उसके मानने के लिए बाध्य नहीं है संसद, ठीक है। राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से, नहीं सर, प्रधानमंत्री की सलाह इसमें कोई काम नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तीसरा वाला जहां है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का विस्तार प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है, उद्यतम से प्रारंभ कर। आइए देख लेते हैं सिक्किम कब बना था, मैं आपके इतनी बार लिख दूंगा ना, याद बैठा दूंगा, देखिए दिमाग में। सिक्किम बना था 1974 और 75, पहली बार। नागालैंड बना था 1963 में। मेघालय बना था 1969, आगे चल के बन गया था 1972 में। अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। बस जो आपसे पूछा है वो देख लीजिएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, आइए इसी पर हम चलते हैं, आपसे लेते हैं आंसर आगे। देखिएगा सर ये क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले जो आपका आना चाहिए था, ठीक है, वो आएगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। भारत संघ अमेरिका की अपेक्षा कनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है, बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम राइट है। भारत कनेडियन की भांति ज्यादा है अपेक्षाकृत किसके, अमेरिका के। अमेरिका, मैंने स्टार्टिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए ताकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जितने भी आप करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ये बात ठीक है। अपशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं, भारत में, हाँ सर। संविधान का शेड्यूल आप पढ़ते हैं सर, आप देखोगे शेड्यूल नंबर है आपकी 7, उसमें आपको दिए गए हैं 3 प्रकार की शक्तियां। एक होती हैं सेंट्रल शक्तियां, पावर हैं, एक होती हैं स्टेट पावर, और एक होती हैं दोनों में, कॉन्करेंस लिस्ट इसको कहते हैं। और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है, वो राष्ट्रपति को दे दी गई हैं, बात एकदम ठीक है। भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है, मैंने कहा था नहीं हो सकते आर्टिकल 1 के तहत। पूछ रहा सही, तो सही जहां 3 है वो गलत हो जाएगा, पहले आंसर 20 का निकल आएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, और सही बताना है बस इसमें आपको। इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, बिल्कुल। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यों को, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग शामिल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग SRC में कौन शामिल थे, एस के धर न्यायमूर्ति फजल अली और के एम पढ़नीकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम पढ़नीकर,
और एस के धर। न्यायमूर्ति फजल अली और उसके साथ साथ हृदयनाथ कुंजारू, ये तो कहाँ से आ गए, कुंजारू तो थे ही नहीं, ठीक है। कुंजारू के, हाँ कुंजारू, बिल्कुल कुंजारू के एम्स पढ़ीकर या फिर के एम पढ़ीकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और न्यायमूर्ति फजल अली। नहीं सर, ये जो है लास्ट वाला ये तो 56 में ही बनाया गया था, फजल अली वाला, फजल अली आयोग था ये, सॉरी 56 में बना था, ये बना था 1956 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फजल अली, हृदयनाथ कुंजारू और के एम पाणिकर थे, ठीक है, जो इसके अंतर्गत शामिल थे। स्टूडेंट्स, ये आज की क्लासेस में हमने भारतीय संविधान का एक परिचय, ठीक है, देखा, जिसमें पार्ट नंबर पहला आर्टिकल 1 से 4 तक हमने पढ़े और आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किया। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइए। अगली जो क्लासेस है उसमें मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना विभिन्न प्रकार के स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की रहती है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।